गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आपने अपना हॉलीडे होमवर्क करना शुरू कर दिया होगा। तो चलिए, जो प्रश्न आपको दिए थे एक बार उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। असाइनमेंट नंबर 1, इसमें लिटरेचर में पार्ट 3 है मेरी साहसिक यात्रा, और लैंग्वेज में पार्ट 4 है शब्द विचार। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था, लेखक का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर है बच्चों कि लेखक का जन्म सन 1622 ईस्वी में यार्क नगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक कितने दिनों के बाद ब्राजील पहुंचे थे? तो इसका उत्तर है कि लेखक 22 दिनों के बाद ब्राजील पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रॉबिन्सन क्रूसो गुयाना किसके साथ गए थे? तो इसका उत्तर है बच्चों कि रॉबिन्सन क्रूसो गुयाना जहाज के मालिक के साथ गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक को किसने अपना दास बनाया? तो लेखक को समुद्री डाकुओं ने अपना दास बना लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि पहली समुद्री यात्रा पर लेखक के साथ क्या हुआ था? इसका उत्तर है कि पहली समुद्री यात्रा पर लेखक का जहाज भारी तूफान में फंस गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेखक ने टोकरियां क्यों बनाई थी? इसका उत्तर है कि लेखक ने टोकरियां अनाज रखने के लिए बनाई थी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि लैंग्वेज से है कि शब्द किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो इसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है 7th में कि 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, और इसके मुख्यतः 5 भेद हैं। रचना के आधार पर शब्द बनते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द बनते हैं, विशिष्टता के आधार पर शब्द बनते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द बनते हैं, और अर्थ के आधार पर शब्द बनते हैं। तो ये इसके 5 भेद हैं। अब प्रश्न नंबर आपका 8 है कि रचना के आधार पर शब्द के भेद आपको बताने हैं। तो बच्चों, रचना के आधार पर शब्द के 3 उपभेद हैं। पहला है आपका मूल शब्द, जिसे हम रूढ़ शब्द भी कहते हैं। फिर दूसरा है आपका यौगिक शब्द, और तीसरा है आपका योग रूढ़ शब्द। तो ये रचना के आधार पर है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन कीजिए। उत्पत्ति के आधार पर बच्चों शब्दों का विभाजन 5 प्रकार से किया जाता है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। फिर प्रश्न नंबर आपका 10 है कि संकर शब्द किसे कहते हैं? तो संकर शब्द जो होता है वो 2 अलग अलग भाषाओं में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को जोड़कर जब हम कोई नया शब्द बनाते हैं तो वो संकर शब्द कहलाता है। जैसे कि एक शब्द है टिकट, ये अंग्रेजी का शब्द है, और इसमें घर शब्द जो कि हिंदी का शब्द है। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है टिकट घर। तो टिकट घर एक नया शब्द बन गया, तो ये संकर शब्द हो गया। इसी तरह से और उदाहरण है, आपने पढ़ा है इसको बहुत अच्छे से 7th में। अब प्रश्न नंबर आपका 11 है कि प्रयोग के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्दों को मुख्यतः 2 भागों पर हम लोगों ने बांटा है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, अर्थ के आधार पर शब्द के को कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। प्रश्न नंबर आपका 13 है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी का मतलब होता है कि विकार उत्पन्न करना। तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जाता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि उद्गम स्थल क्या कहलाता है? तो उद्गम का अर्थ होता है उत्पन्न होना, पैदा होना, जहाँ से वो चीज पैदा होती है। तो किसी वस्तु का उद्गम स्थल ही उसका उद्गम स्रोत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जिनकी रचना किसी विशेष प्रयोजन के लिए की जाती है वे शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं।
जैसे कि आपका एक शब्द है हिंदी व्याकरण, जो कि आप पढ़ते हैं। तो हिंदी का मतलब आपका हिंदी का सब्जेक्ट, आपका हिंदी विषय। और व्याकरण, तो व्याकरण में हम जैसे कि संज्ञा पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, विशेषण, कारक, इन सब की परिभाषाएं, इन सब के भेद और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका एक नाम दे दिया कि हिंदी व्याकरण। तो ये हिंदी व्याकरण एक पारिभाषिक शब्द है। अब बच्चों असाइनमेंट नंबर 2 पर आते हैं। इसमें लिटरेचर में पार्ट 4 है, जल ही जीवन है। और लैंग्वेज में पार्ट 5 है, शब्द रचना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि धरती पर कितने भाग में पानी है। इसका उत्तर है बच्चों, धरती पर 3/4 भाग में पानी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पीने योग्य पानी कितने प्रतिशत है। तो बच्चों पीने योग्य पानी केवल 2.5% है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसलमेर किस राज्य में है। इसका उत्तर है बच्चों कि जैसलमेर राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्षा के लिए कृत्रिम पहाड़ बनाने की योजना किस देश की है। तो इसका उत्तर है बच्चों कि वर्षा के लिए कृत्रिम पहाड़ बनाने की योजना अरब देश की है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रकृति की ओर से मिला अनमोल उपहार क्या है। इसका उत्तर है कि प्रकृति की ओर से मिला हुआ अनमोल उपहार जल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समुद्र का पानी कैसा होता है। तो बच्चों इसका उत्तर है कि समुद्र का पानी खारा होता है। बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि लैंग्वेज से है। उपसर्ग किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि एक इसका उदाहरण आपको बता रहे हैं, मान। मान एक शब्द है, इसके पहले अगर हम एक शब्दांश अप जोड़ दें तो बन जाता है एक नया शब्द अपमान। अपमान मान का विपरीत हुआ, उल्टा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। तो बच्चों उपसर्ग का बिल्कुल उल्टा प्रत्यय होता है। उपसर्ग में हम शब्दांशों को आगे जोड़ते हैं और बिल्कुल उसका उल्टा प्रत्यय में हम शब्दांश को पीछे जोड़ते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी, जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसमें परिवर्तन करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि एक आपका शब्द है सब्जी। अब इसमें अगर आपने एक और शब्द को ऐड कर दिया वाला, तो बन जाएगा सब्जी वाला। अब एक शब्द आप एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कि पढ़। तो पढ़ में अगर आपने शब्दांश जोड़ दिया आई तो बन जाता है आपका पढ़ाई। तो आपका एक नया शब्द बन गया पढ़ाई। तो इस तरह से वाला और पढ़ाई ये आपका प्रत्यय है। अब प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं, समास किसे कहते हैं। तो दो, इसकी परिभाषा है बच्चों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका है 10th। इसमें हमने आपको दिया था कि निम्नलिखित उपसर्ग से आपको 2 शब्द बनाने थे। तो पहला उपसर्ग है आपका आ। तो अगर कोई मूल शब्द, जैसे कि एक शब्द ले लेते हैं ज्ञान, अगर हमने ज्ञान में आ जोड़ दिया तो हमारा बन जाता है नया शब्द एक अज्ञान। इसी तरह से अगर हम मूल शब्द धर्म में आ उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो बन जाता है एक दूसरा शब्द अधर्म। अब दूसरा आपका उपसर्ग है अन। अन का मतलब, अन का अर्थ होता है नहीं या अभाव। तो अगर हम पढ़ मूल शब्द में, पढ़ हमारा मूल शब्द है, इसमें अगर हम अन जोड़ दें तो एक नया शब्द हमारा बन जाता है अनपढ़। इसी प्रकार से दूसरा एक शब्द लेते हैं मूल। मूल में अगर हम अन उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो नया शब्द हमारा बन जाता है अनमूल। अब हमारा उपसर्ग है अप। अप का अर्थ होता है बुरा या किसी चीज का अभाव। तो अगर हम मूल शब्द लेते हैं मान और उसमें हमने अप को जोड़ दिया तो मान में अप उपसर्ग को जोड़ने पर एक नया शब्द हमारा बन जाता है अपमान। इसी प्रकार से अगर हम मूल शब्द लेते हैं व्यय, व्यय का अर्थ होता है खर्च करना। तो व्यय मूल शब्द में अगर हम अप उपसर्ग को जोड़ देते हैं
तो हमारा नया शब्द बन जाता है अपव्यय। इसी प्रकार से हमारा चौथा उपसर्ग सा। सा का अर्थ होता है साथ। तो अगर हम मूल शब्द लेते हैं परिवार, ठीक है, तो परिवार में अगर हमने सा मूल शब्द को जोड़ दिया, परिवार मूल शब्द में हमें अगर हमने सा उपसर्ग को जोड़ दिया तो हमारा शब्द बन जाता है सा परिवार। इसी प्रकार से अगर हम एक दूसरा मूल शब्द लेते हैं फल, तो फल में अगर हमने सा को जोड़ दिया तो एक नया शब्द हमारा बन जाता है सफल। तो इस प्रकार से आप सब बना सकते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 11 है कि शब्द रचना कितने प्रकार से होती है। तो बच्चों, शब्द रचना मुख्यतः 4 प्रकार से होती है। प्रत्यय के द्वारा, संधि के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा और समास के द्वारा। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 12। इसमें हमने आपको दिया था कि निम्नलिखित प्रत्यय से 2-2 शब्द बनाइए। तो पहला आपका प्रत्यय है आई। प्रत्यय को मूल शब्द के बाद में जोड़ना होता है। तो अगर हम मीठा शब्द में आई जोड़ दें, मीठा हमारा मूल शब्द है और आई हमारा प्रत्यय है, तो मीठा में अगर हम मूल शब्द आई को मीठा में अगर हम आई को जोड़ दें तो बन जाता है मिठाई। इसी प्रकार से हम बुरा शब्द में अगर आई प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो हमारा नया शब्द बन जाता है बुराई। दूसरा हमारा प्रत्यय है आरी। ठीक, तो एक शब्द हमारा मूल है पूज। पूज का मतलब होता है पूजा करना, पाठ। तो अगर पूज में हम आरी शब्द, आरी मूल्य प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो हमारा नया शब्द बन जाता है पुजारी। इसी प्रकार से एक शब्द और लेते हैं भीख। भीख का मतलब भिक्षा। भीख में अगर हमने आरी प्रत्यय को जोड़ दिया तो हमारा शब्द बन गया भिखारी। ठीक, अब हमारा तीसरा प्रत्यय है ई। तो एक शब्द मूल शब्द लेते हैं गरीब। गरीब में अगर हमने ई जोड़ दिया तो हमारा शब्द बन जाता है गरीबी। इसी प्रकार से अगर हम मूल शब्द एक लालच ले लेते हैं और लालच में अगर हमने ई प्रत्यय को जोड़ दिया तो हमारा शब्द बन गया विशेषण का लालची। अब हमारा प्रत्यय है ता। तो अगर हम मूल शब्द लेते हैं मानव और इसमें हमने ता प्रत्यय को जोड़ दिया तो हमारा शब्द बन जाता है मानवता। ठीक है, जो कि भाववाचक संज्ञा होता है। अब हमने एक शब्द लिया पशु। पशु में अगर हमने ता प्रत्यय को जोड़ दिया तो बन गया हमारा पशुता। तो ये आपके 2-2 उदाहरण हो गए। अब प्रश्न नंबर आपका 13 कि निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय आपको अलग करना था। पहला शब्द आपका था खिलौना। तो खिलौना में औना प्रत्यय लगा हुआ है, तो जब इसको हम अलग करेंगे तो खिल हमारा मूल शब्द हो जाएगा और औना प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार से पालनहार है। पालनहार में हार आपका प्रत्यय है, तो इसको जब हम अलग करेंगे तो मूल शब्द हमारा पालन हो जाएगा और प्रत्यय हमारा हार हो जाएगा। तीसरा शब्द है हमारा धनवान। इसमें हमारा प्रत्यय जुड़ा हुआ है वान, तो जब इसको हम अलग करेंगे तो मूल शब्द हमारा धन हो जाएगा और वान प्रत्यय। चौथा शब्द है तीरंदाज। इसमें अंदाज शब्द प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो जब इसे हम अलग करेंगे तो तीर हमारा मूल शब्द हो जाएगा और अंदाज इसका प्रत्यय हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग आते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसकी परिभाषा है कि इसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, यानी कि 2 शब्दों के निर्माण से समास बनता है, तो एक पद विशेषण होगा और दूसरा पद इसका विशेष होगा। जैसे कि एक इसका उदाहरण लेते हैं कि एक शब्द है नील और एक शब्द है कमल। तो नील का अर्थ होता है नीला, ये विशेषण शब्द है, और कमल पुष्प फूल है। दोनों को जोड़ दिया तो बन गया नील कमल, यानी कि नीला पुष्प। तो इसमें एक शब्द विशेषण है और दूसरा शब्द विशेष है। ये इसका उदाहरण है, आप लिख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन, अब बच्चों आपका 15 क्वेश्चन है द्विगु समास किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसका उदाहरण आप ले सकते हैं कि जैसे पंचवटी। तो पंचवटी, तो पंच संख्यावाचक हो गया
और वटी मतलब कि 5 बटों का समूह। एक इसका उदाहरण आप और ले सकते हैं, जैसे सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह। ये इसके और उदाहरण हैं। हम लोग अपना असाइनमेंट नंबर 3 देखते हैं। इसमें लिटरेचर में आपका पार्ट 5 है, मैं हूं उनके साथ। लैंग्वेज में है पार्ट 6, संज्ञा और उसके भेद। तो इसमें पहला आपका प्रश्न है कि कवि के अनुसार लोगों को क्या बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर है कि लोगों को अन्याय बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कवि ने निर्भय होकर क्या घोषित करने की बात कही है। तो कविता में कवि ने निर्भय होकर के अपने विचारों को घोषित करने की बात कही है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि पांव को चुनौती कौन देते हैं। तो कविता में है कि पांव को मार्ग में आने वाली जो भी मुसीबतें और कठिनाइयां होती हैं वो चुनौती देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़ से कवि का क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है बच्चों कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी साहस एवं विवेक से काम लेते हैं, भाग्य सदैव भी उनके साथ खड़ा रहता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि कविता के कवि का नाम आपको बताना है। तो इस कविता के कवि का नाम है बच्चों डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जो कि लैंग्वेज से है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। तो इसका उत्तर है बच्चों कि जो शब्द उस द्रव्य की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है लोहा, पीतल, सोना, चांदी, तांबा, इस तरह के बहुत से इसके उदाहरण हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों कि कुछ शब्द किसी समूह या समुदाय के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यही शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपकी कक्षा, जहाँ की आप छात्रों का बहुत सारा समूह होता है, तो कक्षा समूहवाचक शब्द है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे कि अगर हमने कहा सेना, तो चूंकि सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, सैनिकों का दल होता है, तो सेना शब्द ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। इसमें हमने आपको दिया था कि कुछ आपको शब्द हमने दिए थे, निपुण, कुशल, मधुर। इन शब्दों से आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो आपका जैसे पहला शब्द है निपुण, अगर इसमें आप ता जोड़ देंगे प्रत्यय तो आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा निपुणता। कुशल में अगर आप ता जोड़ देंगे तो बन जाएगा कुशलता, ये आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। मधुर शब्द में अगर आप जोड़ देंगे ता शब्द तो बन जाएगा मधुरता, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा इससे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, जिन शब्दों से प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति या प्रजाति का बोध होता हो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कि पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक में कोई भी पुस्तक आ सकती है, इसलिए तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गई। दूसरा उदाहरण इसका आप लिख सकते हैं कि अध्यापक पढ़ाते हैं, तो अध्यापक शब्द जातिवाचक शब्द है। अब क्वेश्चन नंबर आपका है, इसमें आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा के दो आपको उदाहरण लिखने हैं। तो इसका पहला उदाहरण आप लिख सकते हैं, श्याम खेलता है। किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं, श्याम खेलता है, राम खेलता है। और दूसरा उदाहरण, वह लखनऊ में रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अब आपका है 12। जातिवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण लिखने हैं। तो इसका उत्तर है, इसके 2 उदाहरण देखिए। जाति जो कि पूरी जाति का बोध कराते हैं। तो किसान खेत में हल चला रहा है, इसका उदाहरण एक आप लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं,
शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। तो किसान शब्द और शहर शब्द ये जातिवाचक शब्द हो गए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि भाषा, भाव, अवस्था और गुण को दर्शाने वाले दो दो शब्द आपको लिखने थे। तो भाव का पहला शब्द आप लिख सकते हैं मातृत्व, दूसरा शब्द आप लिख सकते हैं अपनत्व। इसी तरह से आप शब्द अपने आप बना सकते हैं, ममत्व, अपनत्व। अब दूसरा आपका शब्द है अवस्था। अवस्था को दर्शाने वाले दो शब्द आप लिख सकते हैं, जैसे कि बुढ़ापा, ये एक अवस्था है, बचपन ये एक अवस्था है, ठीक है, युवा अवस्था ये भी एक अवस्था है। अब गुण को दर्शाने वाले शब्द आप लिख सकते हैं कि जैसे कि बुराई, ये गुण को दर्शाती है, अच्छाई, तो ये अच्छाई बुराई दो उदाहरण आप इसका लिख सकते हैं, दोनों गुण को दर्शाने वाले शब्द हैं ये। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 14 कि निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों के संज्ञा शब्दों के भेद आपको लिखने हैं। तो चाचा नेहरू बच्चों को अत्यंत प्रिय थे। तो बच्चों ये चाचा नेहरू व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वैसे तो चाचा जातिवाचक है, लेकिन चूंकि नेहरू शब्द के पहले लगा हुआ है तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। दूसरा उदाहरण आपका है कि किसान खेत में हल चला रहा है। तो किसान शब्द जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो पहला उदाहरण आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का हो गया और दूसरा उदाहरण आपका जातिवाचक संज्ञा का हो गया। तो इस तरह से आपका असाइनमेंट 3 कंप्लीट हो गया।